हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। ये जो है 69th बीपीएससी जो कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, इसको टारगेट करते हुए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। इसका जो जितना भी यानी कि सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो बीपीएससी प्री के, खास करके बीपीएससी प्री पे हम लोग ध्यान देंगे। बीपीएससी प्री के जितने भी सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, ये सारा सब्जेक्ट पे हम लोग कवर करेंगे, सारा सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आप आई होप कि आप लोगों को बीपीएससी प्री की सिलेबस बहुत ही अच्छे से पता होगा, यानी कि इसकी रणनीति क्या होती है प्रारंभिक परीक्षा की। अगर आप लोगों को मेरे थ्रू जानना हो कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या होती है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि परीक्षा की प्रकृति क्या होती है, प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या होती है। इन सारी छोटी छोटी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसको हम लोग पॉइंट वाइज कवर करेंगे, और इससे अभी तक में, इस चैप्टर से अभी तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सारा क्वेश्चन को लास्ट में हम लोग देखेंगे, और ये पता चलेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं जाएगा, या अभी तक में पूछा गया है तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का पूछा गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज़ को प्रिपरेशन करेंगे। अब फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी राय कैसे लगी, ये सारा चीज़ आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आगे का जो टॉपिक है वो जो मैं जिस तरह से करवा रही हूँ ये अच्छा है या क्या है, इसी तरह कंटिन्यू रखूँ, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, यानी कि सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को जो है हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, इससे इजीली होता है। कौन कौन भाग में बांट के पढ़ते हैं देखिए। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो है मेंस में नहीं पूछा जाता है। भारतीय इतिहास का ये जो है प्राचीन भारत का इतिहास मेंस में, बीपीएससी के मेंस में नहीं पूछा जाता है। मेंस का भी सिलेबस अगर आप लोगों को जानना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसमें से जितना पूछा जाता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। अब पहला तो हम लोग देख लिए कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। एक चीज़ और देखा जाता है इतिहास को जानने के लिए कि इतिहास का पुरातात्विक स्रोत क्या है और साहित्यिक स्रोत क्या है। इसको भी 2 भाग में बांट के देखते हैं। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज़ ये देख लेते हैं कि इसका साहित्यिक स्रोत क्या है, प्रागैतिहासिक, ये सब पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा में दिखेगा, ऐसे तो हम जूम कर देंगे, आप लोग और भी जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, इसको जो 2 भाग में डिवाइड किया है, पुरातात्विक सोर्सेज यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा है साहित्यिक सोर्सेज यानी कि लिटरेसी सोर्सेज। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होगा कि मेंस कैसे लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेंस कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे लिखें। अगर आप लोग जैसे पॉइंट वाइज हम लोग कवर करेंगे, आप मेरे साथ अगर कंटिन्यू बने रहते हैं, आपको खुद व खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेंस की पृष्ठभूमि क्या होती है। अब मेंस के लिए जो है एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगा। अगर हम लोग जैसे एग्जाम्पल में देखें कि ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखें, इसके लिए पहले मेंस लिखने के लिए पहले जो है कीवर्ड लिखना होता है, कीवर्ड याद करना होता है। ये जो है हम लोग कीवर्ड में जैसे देखेंगे कि पुरातात्विक, अगर हम लोग पढ़े रहेंगे तब पता चलेगा कि पुरातात्विक स्रोत लिखना है, साहित्यिक स्रोत लिखना है। अगर पुरातात्विक स्रोत लिखना है तो इसमें क्या क्या लिखना है, इसमें आएगा अभिलेख, स्मारक, सिक्के, ये सारी चीज़ें आएगी। आप लोग पढ़े रहिएगा तो आप लोग को पता चलेगा, और खुद वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो देखते हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों का जो वर्गीकरण है, पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत क्या आता है। इसके अंतर्गत जो है अभिलेख आता है, और स्मारक और भवन आता है, सिक्के आता है, मूर्तियाँ आता है और चित्रकला आता है। अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत में एक भारतीय स्रोत आता है और एक विदेशी साहित्य आता है। भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में जो है विदेशी यात्रियों का विवरण मिलेगा देखने के लिए। फिर हम लोग साहित्यिक स्रोत को भी 3 भाग में डिवाइड करके देखते हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं।
भारतीय साहित्य को 3 भाग में बांटा है, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन भाग है। तो धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य को हम लोग देखें तो धार्मिक साहित्य को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसके बाद अगर ब्राह्मण साहित्य को देखें तो इसको भी 3 भाग, एक मिनट, इसको कई भागों में बांट के देखा गया है। ब्राह्मण साहित्य को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कई भागों में बांटा गया है। आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना होगा आप लोगों को, मेरे में इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है। देखिए ब्राह्मण साहित्य को जो है कई भागों में बांटा है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में, आपको लास्ट में पता चल जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बना है इस चैप्टर से। इसके अंतर्गत आता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। वेद जो है इसके अंतर्गत आता है 4, यानी कि वेद आप लोगों को पता होगा कि 4 वेद है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थर्वेद है। अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें ऐत्रेय आता है, कौशिकी आता है और गोपथ आता है। अगर हम लोग आरण्यक की बात करें तो आरण्यक में आता है तैत्तिरीय यानी कि तैत्तिरीय, मैत्रायनी और ऐत्रेय। अगर हम लोग उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में आता है छांदोग्य, कठ और बृहदारण्यक। और वेदांग की बात करें तो वेदांग में शिक्षा आता है, कल्प आता है, व्याकरण आता है, निरुक्त आता है और छंद आता है। उपवेद में देखें तो आयुर्वेद आता है, धनुर्वेद आता है, गंधर्व वेद आता है और शिल्प वेद आता है। ऐसे पूछा भी जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है। इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा। षड दर्शन की बात करें तो इसमें सांख्य आता है, योग आता है, न्याय आता है, वैशेषिक आता है, पूर्व मीमांसा आता है। अगर महाकाव्य की बात देखें तो महाकाव्य में रामायण और महाभारत आता है। पुराण देखें हम लोग तो पुराण में विष्णु पुराण आता है, भागवत पुराण आता है, शिव पुराण आता है और गरुड़ पुराण आता है। गरुड़ पुराण के अलावा भी और आता है, इसलिए इत्यादि लगा हुआ है। और हम लोग स्मृति देखें तो स्मृति में मनु स्मृति आता है, नारद स्मृति आता है, याज्ञवल्क्य स्मृति आता है। हम लोग ब्राह्मण साहित्य देख लिए हैं, अब देखेंगे बौद्ध साहित्य। यहाँ से ब्राह्मण साहित्य देखे थे, अब हम लोग बौद्ध साहित्य देखेंगे। बौद्ध साहित्य में क्या क्या आता है? बौद्ध साहित्य में आता है सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित, दिव्यावदन आदि। फिर हम लोग जैन साहित्य देखेंगे तो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सत्र और कल्प सत्र। अब हम लोग देखेंगे इसमें लौकिक साहित्य। जो भारतीय साहित्य को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। धार्मिक साहित्य को भी 3 भाग में बांट के देखे थे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ये तीनों हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या क्या आता है? लौकिक साहित्य में जो है आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, बाण भट्ट का हर्षचरित्र, कादम्बरी आदि आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संगम साहित्य का। संगम साहित्य में आता है तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि आदि आता है। अब हम लोग चलते हैं विदेशी साहित्य पर। भारतीय साहित्य को हम लोग देख चुके हैं, अब चलेंगे विदेशी साहित्य पे। विदेशी साहित्य में जो दिया हुआ है, अब इससे जूम नहीं होगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यूनान एवं रोम के लेखक, इसको भी 3 भाग में बांट के देखा है। तो यूनान एवं रोम के लेखक पहला है, दूसरा है चीनी यात्रियों के विवरण, तीसरा है अरब यात्रियों के विवरण। यूनान एवं रोम के लेखक में देखें तो मेगास्थनीज है, टॉलमी है, हेरोडोटस है, नियार्कस है और अरिस्टोबुलस और इत्यादि है। अब अगर हम लोग चीनी यात्रियों के विवरण देखें तो हुएनसांग और फहियान इसमें आता है। अरब यात्रियों के विवरण देखें तो अलबरूनी आता है, अल मसूदी आता है और मार्को पोलो आता है। हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण जो है ये हम लोग पूरा देख चुके हैं। देखिए ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण पूरा देख लिए हैं। अब चलेंगे हम लोग पूरा एक एक करके इसको पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत, फिर पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। तो पहले हम लोग चलते हैं पुरातात्विक स्रोत पे। पुरातात्विक स्रोत क्या है, कौन कौन सा है, ये सब देखना है। तो देखेंगे यहाँ से पुरातात्विक स्रोत। भारत में
पुरातात्विक स्रोत में है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, भारत में जो है सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। कौन कौन है? मौस्की, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। निट्टूर एवं उद्गोलन से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट वाइज, जैसे कि हम लोग पहले भी बोले कि पॉइंट वाइज देखेंगे और कोई भी चीज़ पॉइंट वाइज पढ़ने से ज़्यादा क्लियर होता है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक का जो अभिलेख है पूछा जाता है कि किस लिपि में है, तो ब्राह्मी में है, खरोष्टी में है, ग्रीक में है और अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे अभिलेख, शासक और उससे जुड़ा हुआ विषय, यानी कि किस अभिलेख में कौन सा विषय है। तो पहला देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। ये किस शासक का था? खारवेल का। हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है उसके यानी कि खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। नेक्स्ट जूनागढ़ यानी कि गिरनार में जो है जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदामन का अभिलेख है और जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के विजयों एवं व्यक्तित्वों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है और नासिक अभिलेख में सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त का है। इसका जो विषय है यानी कि प्रयाग स्तंभ लेख में जो चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख भोज प्रतिहार शासक का है। ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन का है, यानी कि मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन का है। इस मंदसौर अभिलेख में सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय का, कभी कभी पूछ देता है एहोल अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ है, किस शासक का है, इसमें किस शासक का चर्चा किया गया, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है, इसमें जो चर्चा किया गया या इसका विषय है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण किया गया है एहोल अभिलेख में। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर यानी विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख है, जिसमें भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। इसमें भागवत धर्म का प्रमाण भी मिलता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है सबसे प्राचीन अभिलेखों में एशिया माइनर में बोगाजकोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का समझौता पत्र अभिलेख मिला है। प्राचीन अभिलेखों में एशिया माइनर में जो बोगाजकोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का समझौता पत्र अभिलेख मिला है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम जो है ये ईरानी सम्राट थे। दारा प्रथम ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अभिलेखों के अध्ययन को, कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अब यहाँ दिया हुआ है पॉइंट वाइज, बोले थे हम पहले भी कि पॉइंट वाइज अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ऐसे भी फ्रेंड्स ये जो है स्पेशली बीपीएससी प्री के लिए बुक है। नेक्स्ट पॉइंट स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिक तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में है, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में है, अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं तथा उनकी कला की शैली नागर शैली कहलाती है, और दक्षिण भारत के मंदिर की कला शैली जो है द्रविड़ शैली कहलाती है और उत्तर भारत की नागर शैली कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिन मंदिरों के निर्माण पर नागर शैली एवं द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव पड़ा है वह बैसर शैली कहलाती है।
जिस पर नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव पड़ा है वह बेसर शैली कहलाती है। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली, और उत्तर भारत में खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है यह नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। आपको एग्जाम्पल भी मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है जावा का प्रसिद्ध स्मारक। जावा का प्रसिद्ध स्मारक बोरोबुदुर इस बात का प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी में वहाँ महायान बौद्ध धर्म अति लोकप्रिय हो गया था। महायान बौद्ध धर्म जो है 9वीं शताब्दी में वहाँ अति लोकप्रिय हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है पंचमार्ग या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र के चिन्ह बने होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पंचमार्ग के जो सिक्का है या आहत सिक्का उस पर किस चीज़ का चिन्ह रहता है यानी कि चित्र बना रहता है। इसका जो ऑप्शन में दे देगा अगर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट्स है कि सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहन ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किया है। सातवाहनों ने शीशा और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्का जारी किया है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क और समुद्रगुप्त की मुद्राओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कनिष्क बौद्ध धर्मानुयायी था और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट पॉइंट है जबकि मथुरा कल पूर्णतः स्वदेशी है। प्राचीन भारत की मूर्तिकला से जनसाधारण के जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक मिलती है। ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण तो हम लोग देख ही लिए। इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वे है अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है, जैसे माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों का सुंदर चित्रण मिलता है। किसका है माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी का सुंदर चित्रण मिलता है। हम लोग पुरातात्विक स्रोत को देख चुके हैं। इससे जितना भी मतलब बीपीएससी में जो पूछा जाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेसी सोर्सेज क्या क्या है ये हम लोग देखेंगे। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है इससे भी। तो एक साइड इसमें दिया हुआ है रचना, उसके बाद है रचनाकार, उसके बाद है विशेष तथ्य यानी कि जो रचना है उसमें विशेष तत्व क्या क्या है। अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है ये पाणिनि है। इसमें जो है व्याकरण ग्रंथ का चर्चा किया गया है, व्याकरण ग्रंथ तत्व है। दूसरा है महाभास यानी कि अष्टाध्यायी पर टिका हुआ है। यह पतंजलि, इसका जो रचनाकार है पतंजलि है महाभास का। इसमें है पुष्मित शुंग के विषय में जानकारी मिलती है महाभास में। नेक्स्ट है निरुक्त, जिसका कि रचनाकार यास्क है। निरुक्त का रचनाकार यास्क है। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है एवं छंद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख है निरुक्त में। नेक्स्ट मुद्रा राक्षस, जिसका कि रचनाकार विशाखदत्त है और इसमें मौर्य काल के बारे में दिया है। नेक्स्ट परिशिष्ट पर्वन का रचनाकार हेमचंद्र है और इसमें जो विवरण किया गया है मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट है सम्रादित्य कथा या कथाकोश का जो रचनाकार है यह है हरिभद्र सूरी। सम्रादित्य कथा का हरिभद्र सूरी रचनाकार है। इसमें जैन धर्म के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है कुबल यमाला का जो है रचनाकार उद्धोतन सूरी। इसमें 8वीं शताब्दी के समाज और संस्कृति की जानकारी है। नेक्स्ट है आदि पुराण का रचनाकार जिनसेन है। इस पुराण के कथानायक मुख्यतः प्रथम तीर्थकर आदिनाथ है। नेक्स्ट है उत्तर पुराण के रचनाकार गुणभद्र है और इसमें द्वितीय तीर्थकर से लेकर महावीर तक का चरित्र चित्रण है उत्तर पुराण में। नेक्स्ट पॉइंट है
कथा सरित सागर का जो रचनाकार है सोमदेव है। इसमें मौर्य काल के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट बृहत कथा मंजरी का रचनाकार क्षेमेंद्र है और इसमें भी मौर्य काल के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र का रचनाकार कौटिल्य विष्णुगुप्त है। इसमें राज व्यवस्था, विधि, कृषि आदि पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति सार। ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में। नीति सार का रचनाकार जो है कामंदक है। इसमें जो चर्चा किया गया है गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति वाक्यामृत जो इसका रचनाकार है वो है सोमदेव सूरि। इसमें चर्चा किया गया है गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मालविकाग्निमित्रम। इसका रचनाकार कालिदास है। इसमें जो है शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट रघुवंशम। इसका भी रचनाकार कालिदास है। इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय का मिलता है, समुद्रगुप्त की दिग्विजय। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम। इसका जो रचनाकार है शूद्रक है। इसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित का रचनाकार दंडी है। इसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हर्ष चरित का रचनाकार बाणभट्ट है। इसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट गौडवह का जो है रचनाकार वाक्यपति है। इसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मा का इतिहास दिया गया है। नेक्स्ट विक्रमांक देवचरित का रचनाकार बिल्हन है। इसमें कल्याणी के परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है रामचरित्र का जो है रचनाकार संध्याकर नदी है। इसमें बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा मिलती है। नेक्स्ट कुमारपाल चरित। इसमें जयसिंह, इसका जो रचनाकार है जयसिंह है और इसमें गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दुयाश्रम का रचनाकार हेमचंद्र है और इसमें गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है नवशाह सांक चरित्र का जो है रचनाकार पद्मगुप्त है और इसमें जो वर्णन किया गया है परमार वंश का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वीराज विजय का जो रचनाकार है जयानक है और इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो। इसका जो रचनाकार है चंदवरदाई है और इसमें चर्चा किया गया है पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि। इसका रचनाकार मेरुतुंग है और गुजरात के शासकों का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है हमीर मद मर्दन का जो रचनाकार है जयसिंह है। इसमें गुजरात के शासकों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट राजतरंगिणी का रचनाकार कल्हन है। इसमें कश्मीर के राजवंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य देख लिए, विदेशी साहित्य में देखेंगे। विदेशी साहित्य में आता है विदेशी यात्रियों के विवरण हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि यूनान एवं रोम के लेखक है। चीनी यात्रियों के विवरण दिया गया है, अरब यात्रियों के विवरण दिया गया है। इसको हम लोग अब पॉइंट वाइज देखेंगे। पॉइंट वाइज में है कि यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टीसीएस के वृत्तांत है। सबसे प्राचीन जो है हेरोडोटस और टीसीएस के वृत्तांत है। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे नियार्कस ऑर्नेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। नेक्स्ट पॉइंट है मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनानी लेखकों के ग्रंथों में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु इसके लेखक का नाम अज्ञात है। नेक्स्ट है अन्य ग्रंथों में टॉलमी का भूगोल और प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री का उल्लेख किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फहियान 5वीं सदी ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। फहियान जो है 5वीं सदी ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने विशेष रूप से भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के विषय में लिखा है। कौन? तो फाहियान। नेक्स्ट हुएनसांग वर्ष के शासन ये जो है हर्षवर्धन जो था हर्ष के शासन काल में भारत आया था और उसने
6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। कौन? हुएनसांग। इत्सिंग जो है, इत्सिंग चाओजू कुआ और मातुआन लीन के विवरणों में भी भारतीय इतिहास के संदर्भ में विवरण मिलता है, यानी कि वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ तात्कालिक भारत की दशा का वर्णन किया है। नेक्स्ट अलबरूनी जो है 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महत्वपूर्ण ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद और इसमें भारत का बहुत तर्कसंगत और पूर्ण वर्णन लिखा है। नेक्स्ट है अलबरूनी ने भारतीय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, दर्शन, धार्मिक क्रियाओं, रीति रिवाजों और सामाजिक विचारधारा का महत्वपूर्ण वर्णन किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से है, 1 मिनट फ्रेंड्स। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है। नेक्स्ट है सतमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी में नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या जो है 18 है और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख चीनी लेखकों में फाहियान सुंगयुन जो कि 515 ईस्वी में भारत आया और 3 वर्ष की यात्रा के दौरान बौद्ध प्रतियां एकत्रित की। 3 वर्ष की यात्रा के दौरान बौद्ध प्रतियां एकत्रित की। वह हुएनसांग है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अरबी लेखकों में अलबरूनी यानी कि पुस्तक है उसका किताब उल हिंद और इब्न बतूता पुस्तक है रहेला और रिहुला प्रमुख है। नेक्स्ट है कोटिल का अर्थशास्त्र मुख्यतः 15 अधिकरणों में विभाजित है। मिलिंद पन्हो नामक साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का वर्णन से वंचित रहा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है जो कि 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? अभी आप लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है। इसका राइट आंसर तब तक हम बता देते हैं। इसका जो है ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं कि एरिथ्रियन इसके बारे में पढ़ लिए हम लोग, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा 515 से 520 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन थे? देख लीजिए 56वीं से 59वीं में पूछा गया। इंडिका के लेखक कौन था? इंडिका का जो लेखक है यह है मेगास्थनीज, हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? यह वर्णित है जूनागढ़ में। रुद्रदामन प्रथम का जो विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं जूनागढ़ में। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? यह है 15 अधिकरणों में विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी लिपि को जो है अभिलेखों को सबसे पहले प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये भी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त है। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है क्या? इंडिका। ये भी हम लोग पढ़े थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? ये चैप्टर जो हम लोग कवर किए ये आपको कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।